नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता शनिवार को राउज एवेन्यू के कोर्ट पहुंची हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद कविता को दिल्ली लाया गया, जहां उनसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर ईडी कार्यालय से बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं डॉक्टरों की एक टीम भी ईडी कार्यालय पहुंची है। बताया जा रहा है कि कविता का मेडिकल की जांच की जाएगी। हैदराबाद में बीआरएस एमएलसी के परिसरों पर तलाशी लेने के बाद शुक्रवार को ईडी ने कविता को पहले हिरासत में लिया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कविता को लेकर ईडी की टीम दिल्ली रवाना हो गई थी। देर रात उन्हें दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय लाया गया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि केंद्र एजेंसी के अधिकारी कविता से दिल्ली में पूछताछ करेंगे। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने बताया कि पार्टी ईडी की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेगी। भाजपा नेता एनवी सुभाष ने कहा कि पिछले 10 साल में केसीआर के परिवार में कई घोटाले शामिल में रहा है। दिल्ली शराब मामले में सबूत मिलने के बाद कविता को गिरफ्तार किया गया था। अगर वे दोषी नहीं है तो विरोध प्रदर्शन क्यों, उन्हें साफ बाहर आने दो। अगली खबर, शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15,000 रुपए के मुचकले और 1 लाख की सिक्योरिटी बॉन्ड पर बेल दी है। ईडी के समन का पालन न करने पर ईडी की अदालत में जो शिकायत की थी, उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की है कि उन्हें क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दे दी है और केजरीवाल अदालत से निकल गए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप में पेश नहीं होना होगा। आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा कि अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया तो उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया, तो उन्होंने कहा कि वे शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए हैं और बेल बॉन्ड जमा किया है। जमानत मंजूर हो गई है। ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं है और अवैध है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कैंपेन की थीम गीत जारी किया गया है। आज ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इस कैंपेन के तहत साझा किए गए वीडियो में मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को दिखाया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की थीम सॉन्ग को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। साथ ही केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस थीम को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया है। मोदी का परिवार कैंपेन के तहत यूक्रेन युद्ध के दौरान सुरक्षित भारत लाए गए छात्रों, ऐसे ही संकटग्रस्त देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की उपलब्धि को भी दिखाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैंपेन के जरिए भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर और वंशवाद पर हमला बोला है। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक जनसभा में कहा था कि एक सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा था कि देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ आपके लिए होगा, मेरा कोई जीना निजी सपना नहीं होगा। आपके सपने ही मेरा संकल्प होगा। जिंदगी खपा दूंगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। बता दें कि बीते दिनों राजद चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान के जवाब देते हुए पीएम मोदी के एक जनसभा के दौरान कहा था कि ये देश के 140 करोड़ लोग ही मेरा परिवार है। इसके बाद भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार भी लिखना शुरू कर दिया था। अगली खबर, भारत के नौसेना के हिंद और अरब महासागर में बढ़ते प्रभाव का एक और उदाहरण देखने को मिला है। नौसेना ने सोमालिया लुटेरों से एक जहाज को बचाया है। बचाव अभियान के दौरान समुद्री लुटेरों ने नौसैनिक के युद्धक जहाज पर हमला भी किया, लेकिन नौसेना ने मुंह तोड़ जवाब देकर समुद्री लुटेरों को भागने पर मजबूर कर दिया। साथ ही नौसेना ने जहाज पर कब्जा कर लिया है। गौरतलब है कि एमवी रुएन जहाज को बीते साल दिसंबर में समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। उस वक्त भी नौसेना के जहाज को समुद्री लुटेरों के कब्जे से बचाने की कोशिश की गई थी। उस दौरान नौसेना के क्रू के सदस्यों में से एक को बचाया गया था। अब एमवी रुएन का समुद्री लुटेरे अन्य जहाजों को लूटने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। नौसेना ने 15 मार्च को एमवी रुएन जहाज को सोमालिया के पूर्वी तट पर इंटरसेप्ट किया। नौसेना ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक समुद्री लुटेरों के जहाज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नौसेना के जारी बयान पर बताया गया कि समुद्री लुटेरों ने भारतीय नौसेना के युद्धक जहाज पर फायरिंग की। इसके बाद जहाज पर मौजूद समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। नौसेना ने कहा
कहा कि इंडियन नेवी समुद्र सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समुद्री लुटेरों से बचाया गया जहाज माल्टा का है, जिसे समुद्री लुटेरों ने 14 दिसंबर 2023 के अदन की खाड़ी से अगवा कर लिया था। नौसेना ने उस वक्त भी अपने युद्धक जहाज को एमवी रुएन की मदद के लिए भेजा था। नौसेना के एक नाविक को बचाया गया था। यह जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था जब जहाज को अगवा कर लिया गया था। अगली खबर, कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के संगठन पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 5 साल के लिए एक गैर कानूनी संगठन रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर के आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है। मोदी सरकार ने जेल में बंद आतंकवादी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग के 4 धड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने 2019 में आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 यूएपीए के तहत मलिक के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कदम से कुछ दिन पहले सरकार ने यूपीए की धारा 3(1) के तहत जमात इस्लामी पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अमित शाह ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देना होगा तो उसे कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। एक अलग अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेके पीपल्स लीग के 4 धड़ों, जेकेपीएल मुख्तार अहमद वाजा, जेकेपीएल बशीर अहमद टोटा, जेकेपीएल गुलाम मोहम्मद खान और याकूब शेख के नेतृत्व वाले जेकेपीएल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ऐलान किया है। यासीन मलिक गुट को अगले 5 साल की अवधि के लिए गैर कानूनी संगठन के रूप में नामित किया गया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। यूपी सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। 2019 में यहाँ 7 चरणों में चुनाव हुए थे। यहाँ पिछली बार सपा, बसपा और रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बहुत अलग है। सपा व कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि भाजपा के साथ अपना दल, सुबसपा, निषाद पार्टी और रालोद हैं। इस बार भाजपा ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए अब तक प्रदेश में 51 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें से 4 नए चेहरे हैं। शेष सभी पुराने चेहरों पर भरोसा किया गया है। इनमें बाराबंकी के प्रत्याशी उपेंद्र रावत ने एक वीडियो वायरल होने के चलते अपना टिकट वापस कर दिया था। सहयोगी पार्टी रालोद के बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। इस दौरान भाजपा ने 2 चरणों का चुनाव प्रचार पूरा कर लिया है। भाजपा की सहयोगी पार्टी सुहेल भारतीय समाज पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इस सीट पर डॉक्टर अरविंद राजभर को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि 2019 व 14 में भाजपा को सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी। 2024 में भाजपा के नेता यूपी की सभी 80 सीटों को लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी गठबंधन के तहत अखाड़े में भाजपा का रास्ता रोकने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि 2019 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 65 संसदीय सीटों पर कमल खिलाने की कामयाबी मिली थी। भाजपा के सहयोगी दल को 2 सीटें मिली थी। सपा बसपा गठबंधन को कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाया था। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आई थी, वहीं सपा 5 पर सिमट गई थी। बाद में उपचुनाव में भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ की सीट भी सपा से छीन ली। आखिरी खबर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने ईवीएम से चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाए हैं। अन्य देशों की तुलना करते हुए भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग भी डिंपल यादव ने करी है। डिंपल यादव ने कहा कि जब बाकी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं। डिंपल यादव ने कहा कि बैलेट पेपर पर लोगों का भरोसा होता है। वोटर जब वोट देकर आते हैं तो उनमें से कोई चीटिंग नहीं होती है। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या चीन हो, सब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करवा रहे हैं। फिर भारत ही ऐसा देश क्यों बचा है जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराए। डिंपल ने कहा कि मैं समझती हूँ कि सरकार को लोगों की मंशा को देखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। दरअसल डिंपल यादव अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने सीए से लेकर महंगाई, एमएसपी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की है। डिंपल यादव ने सीएए पर अमित शाह के बयान पर भी जवाब दिया। अमित शाह के सीएए नागरिकता देने के कानून के लिए लेकिन विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है कि जवाब में लोकसभा सांसद ने कहा कि अमित शाह पहले ही इस पर बोल चुके हैं और ज्ञान दे चुके हैं। अब चुनाव का सीजन है, मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जनता को समझाने और बताने के लिए महंगाई, एमएसपी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी ने इन मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए सीएए कानून लाया गया है। वहीं डिंपल यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। चोट को स्टंट बताए जाने पर डिंपल यादव ने कहा कि जो खुद स्टंट मारते हैं वे दूसरों को उसी निगाह से देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।